सभी प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है ग्री क्लासेस फिरोजाबाद में। मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूं। आपको याद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपन टॉपिक पढ़ रहे थे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कितनी थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? 5 है ना। 5 में से पहली कौन सी थी? एटॉमिक रेडियस, जो हम कर चुके हैं। दूसरी थी आयनिक रेडियस, जो हम कर चुके हैं। अब तीसरी आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आज हमें पढ़नी है। उसके बाद बचेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज हम प्यारे बच्चों शुरू कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? प्यारे बच्चों बोलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी और एनर्जी सिनोनिम है, एक ही बात है। ठीक है, दीज आर सिनोनिम्स, मीन्स सेम वर्ड। अब चलो, क्या मतलब होता है? किसी एटम के लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये शेल है, लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है ना। आपको इसको बाहर ले जाना है, निकाल कर बाहर करना है। अब बताओ कैसे करोगे? आप बाहर से आए, आपने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचा, दम लगा के, ऐसा आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है। तो जब आप बाहर ले जाने की कोशिश करोगे तो इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? माइनस। तो आपका अपोज कौन करेगा? न्यूक्लियस। आप इसे खींचकर बाहर ले जाना चाहते हो, न्यूक्लियस चाहता है ये मेरे चारों ओर घूमे, ये बाहर ना जाए। तो आपको न्यूक्लियस के अगेंस्ट कितनी ताकत लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को एटम की लास्ट शेल में से निकालने के लिए? उस ताकत को ही, उस एनर्जी को ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन सुनो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। दोबारा सुने, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पे टीचर 2 वर्ड बोल रहा है, एक तो आइसोलेटेड और एक गैसियस। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि सर आइसोलेटेड क्या है, गैसियस क्या है, और अगर इसे हम हिंदी में बोलते तो क्या बोलते हैं? तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन तो ये हुई, वो मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन क्या होगा, सर आइसोलेटेड क्या है और गैसियस क्या है? व्हाट इज मीन बाय आइसोलेटेड, व्हाट इज मीन बाय गैसियस? बट आइसोलेटेड मीन्स ऐसा एटम जिसने किसी से भी कोई बॉन्ड ना बनाया हो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कोई पर्सन हो, उनने शादी वादी ना करी हो और अपने परिवार से बिल्कुल अलग रहता हो, जैसे अपने मोदी जी हैं, उन्होंने तो खैर शादी कर रखी है, लेकिन शादी करने के बाद भी देखो ना अपनी पत्नी के साथ है, ना अपनी माँ के पास रहते हैं, ना अपने भाइयों के पास रहते हैं। वो बिल्कुल अलग रहते हैं और देश की सेवा में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो मोदी जी, जिन्होंने अपने पूरे परिवार, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने भाइयों, सबको छोड़कर केवल और केवल एक ही टारगेट लिया कि मैं देश की सेवा करूंगा, देश के लिए ही अपना जीवन दे दूंगा, तो ऐसा पर्सन आइसोलेटेड माना जाएगा, क्योंकि उसने सबसे संबंध तोड़ लिए हैं, है ना, सबसे अलग रह रहा परिवार से। तो क्या आप आइसोलेटेड का मतलब समझे? आइसोलेटेड का मतलब जो किसी से भी जुड़ा ना हो, जिसका किसी से भी बॉन्ड या अफेक्शन ना हो। इज इट क्लियर? अब एक बच्चा कहेगा गैसियस। बेटा गैसियस तुम जानते ही हो यार, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जिस पे भी आपको वर्क करना है उसे गैस कंडीशन में ही रखना है। अगर वो गैस है तो बढ़िया ही है, अगर वो सॉलिड या लिक्विड है तो उसे भी गैस में कन्वर्ट करो, तब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो। यानी गैस है तो ओके,
लेकिन अगर वो सॉलिड है तो उसे भी गैस में बदलो, अगर वो लिक्विड है तो उसे भी गैस में बदलो, तभी इस बात को परफॉर्म करना है। तो क्या आप आयोनाइजेशन एनर्जी समझे? क्या है बताओ प्यारे बच्चों? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हाँ, अब बात रही आइसोलेटेड मीन्स द एटम विच हैव नो बॉन्ड विद अदर एटम्स, गैसियस मीन्स इन गैसियस स्टेट। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो, ये इसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको निकालना है, तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आपका अपोज कौन करेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस चाहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन ना जाए, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो, आप जबरदस्ती करके निकाल रहे हो। तो न्यूक्लियस के अपोज के बावजूद आप इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो जितनी ताकत लगाओगे वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला बात क्या आती है? वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड। इसका वेरिएशन ग्रुप और पीरियड में क्या होगा? इसके लिए मैं डायग्राम से बात समझाता हूं, तभी आप समझ पाओगे। वेरिएशन इन ग्रुप। देखो बेटा, एक एटम ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक में ये, एक में ये कंडीशन है। मान लो ये H था समझने के लिए, ये Li था, ये Na था। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या ये? अपनी अकल लगाओ, मैं चुप रह रहा हूं कुछ सेकंड। बताओ किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? क्या आपने सोचा ये इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है या ये वाला या ये वाला? आइडिया कुछ? आंसर सोच लिया? कुछ बच्चे अभी भी मुझे लग रहा है सोच नहीं पाए होंगे। जो नहीं सोच पाए उनको अगला हिंट, वो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा जो न्यूक्लियस से दूर होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियस से दूर है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर कम लगेगा। बहुत बड़ा हिंट दिया है, आप समझ पाए? हाँ बताओ कौन सा आसान है? सबसे आसान है इस इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? मुश्किल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और ये निकालना क्या है? सबसे आसान, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। तो क्या समझ में आया? ग्रुप में नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। हाँ या ना? तो इसका मतलब है ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, नीचे कम है। तो इसका मतलब ग्रुप में नीचे चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज होती है। क्या करती है? डिक्रीज होती है। तो क्या लिखोगे? एज वी मूव डाउन द ग्रुप द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेज, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। हिंदी में कन्वर्ट करो, ग्रुप में नीचे चलने पर साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में नीचे चलने पर लगातार घटती जाती है। ऐसे चलोगे घटेगी 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 घटेगी, शुरू में ज्यादा होगी, फिर कम, फिर बहुत। बात समझ में आ गई? आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब बताओ जरा पीरियड में क्या होगा? जैसे ही मैं पीरियड पूछता हूं बच्चा कहेगा अरे इसमें क्या खास बात है सर, आप हमें बुद्धू मानते हैं, हम तो बहुत होशियार हैं। तो मेरा क्वेश्चन है बताओ पीरियड में क्या होगा? हाँ भाई कुछ सोचा या नहीं? सोचा या नहीं? हाँ सोचा ना? हाँ बताओ पीरियड में क्या होगा? जाहिर सी बात है ग्रुप में साइज लगातार क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। साइज बढ़ रहा था ना, तो अब न्यूक्लियस से दूर हो रहे थे। लेकिन पीरियड में मैंने क्या बताया? साइज लगातार घटता है। याद करो, Li 2 1, फिर Be
फिर बी। पीरियड में चलने पर साइज लगातार क्या होता है, कम। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, ये पास में है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है। देखो बिल्कुल ग्रुप से उल्टा हो रहा है। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर 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 होता जा रहा था नीचे चलने पर, और पीरियड में न्यूक्लियस के पास 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 आता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा फील करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, बेहद कठिन हार्ड काम होगा। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, मैक्सिमम। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान और इसे निकालना सबसे आसान। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी मिनिमम। तो प्यारे बच्चों क्या सीखा हमने कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर, पीरियड में देखो उल्टा आते मेरा ये मार्कर इस हाथ में देखो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज लगातार घटता जाता है। साइज लगातार घटते जाने से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है। साइज घटेगा तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जबकि ग्रुप में घटती है। अब सारी चीजों को बाइंड अप करो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, लूजली बाउंड। लूजली बाउंड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हो, है ना। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होगा। दोबारा सुनिए डेफिनेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। वेरिएशन इन ग्रुप, as we move down the group, nuclear attraction decreases and ionization energy also decreases. Variation in period, as we move from left to right in a period, nucleus attraction increases, so ionization energy also increases. It means ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इज इट ओके? हाँ। अब एक बात लास्ट आती है कि अगर आप किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा। देखो Na में से इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बना, Na+। Mg में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बना, Mg+। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालने पर एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन में। तो याद रखना, अगर किसी चीज को आप आयोनाइजेशन एनर्जी दे देंगे, if you provide ionization energy to an atom, then this atom will convert into positive ion. अगर आप किसी एटम को आयोनाइजेशन एनर्जी दे देंगे तो वो अब एटम नहीं रहेगा, बल्कि पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करने से एटम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और उसका साइज भी क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी दी तो पॉजिटिव आयन बना, पॉजिटिव आयन बन गया तो आपका साइज हमेशा घट जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी देने के बाद। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद क्या बनता है, आंसर कैटायन, है ना। ये सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, पूरी बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। मतलब क्या हुआ, Al से आपने Al+ बनाया, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें एनर्जी खर्च करी IE1, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1। फिर आप माने नहीं, आपने Al+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बनाया, Al+2,
एनर्जी खर्च करी IE2, फिर भी आप नहीं माने। Al+2 में से आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड लगाई और Al+3 बना दिया। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स लगातार इलेक्ट्रॉन को निकालना, रुकना नहीं। पहला निकाल लो, फिर रुको नहीं, दूसरा निकाल दो, फिर रुको नहीं, तीसरा निकाल दो। यानी इलेक्ट्रॉन लगातार निकालते जाना ही है सक्सेशन या सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा टीचर कि बेटा अगर मैंने पहले में एनर्जी I1 दी, दूसरे में I2, तीसरे में I3, तो बताओ इनमें से सबसे बड़ी कौन है? I1, I2, I3 में सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है? यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट रहा होगा, है ना, और कौन सा सबसे आसान रहा होगा? जो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट है वो IE सबसे बड़ी होगी। अब तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, लगाओ अकल, क्या कह रहा है बोलो। I1, I2, I3 में से कौन सबसे बड़ा है, यानी कौन सा काम सबसे कठिन हुआ होगा? पहला इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है या दूसरा या तीसरा? कुछ गैस किया? रुको 5 सेकंड का टाइम, या बता रहे हो? हाँ बोलो बोलो। यस, क्या होना चाहिए? मुझे लग रहा है कई बच्चे दिमाग में समझ पाए इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या है? आंसर है सबसे बड़ी होगी I3, फिर I2, फिर I1। यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन है, ये काम सबसे हार्ड रहा होगा और ये काम सबसे इजी रहा होगा। इसलिए I3 सबसे बड़ी है, I1 सबसे छोटी है। एक बच्चा कहेगा कि सर मैं तो नहीं सोच पाया, ये आप मुझे बताइए, आपने कैसे बता दिया? कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो समझ में आ गया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मेरे जो ये पूरी बात समझ नहीं पाए होंगे कि I3 सबसे बड़ी क्यों है। उन प्यारे बच्चों की मदद के लिए मैं उन्हें 2 लॉजिक बताता हूं, कैसे समझना चाहें। देखो बेटा, देखो पहला लॉजिक समझो, आप किसी के यहाँ पहली चोरी करने गए, आसानी से चोरी करके निकल आए। लेकिन अगर आप पहली चोरी मेरे यहाँ कर गए तो दूसरी चोरी के समय मैं अलर्ट हो जाऊंगा, अरे ये तो चोर आता है, मेरा सब चुरा के ले जाता है, तो मैंने पहरेदारी लगाई, तो दूसरी चोरी करना कठिन। लेकिन अगर तुम होशियार चोर हो, ऋतिक रोशन जैसे धूम 2 वाले, तो तुम दूसरी चोरी भी करके ले गए। अब मैं बड़ा परेशान, यार ये चोर तो पहली बार भी चोरी कर ले गया, मैंने पहरा लगाया तो दूसरी बार भी करके ले गया। लेकिन बताओ दूसरी चोरी में आपको कठिनाई आई या नहीं आई, क्योंकि पहरा लगाया। अब मैं और क्या करूंगा, पहरा लगा लिया तब भी चोरी हो गई। अब तो मैं क्या करूंगा, बहुत सुरक्षा रखूंगा, अपने गोदरेज के लॉकर में सारी चीजें बंद रखूंगा, पहरा लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक बेल लगाऊंगा, करंट पास करूंगा, जिससे कोई मेरे घर में ना आ पाए। लेकिन तुम इतने होशियार हो कि तुम तीसरी चोरी भी करके ले गए। लेकिन जब मैं तुमसे पूछूंगा बताओ कौन सा काम कठिन था, तो तुम कहोगे पहली बार में तो बहुत आसानी थी, कोई जागा ही नहीं था। दूसरी बार में पहरेदार थे, कठिन था। तीसरी बार में तो बहुत ही कठिन था, पहरा भी लगा था, करंट भी आ रही थी और गोदरेज की अलमारी में चीजें रखी थी। तो सबसे कठिन काम कौन सा हुआ? पहली चोरी करना सबसे आसान, दूसरी कठिन, तीसरी सबसे कठिन। इसलिए सबसे बड़ी I3 है और सबसे छोटी I1 है। बात समझ में आई? आ गई ना? लेकिन मैंने कहा था इस बात को समझाने की कितनी टेक्निक है? 2। अब दूसरी टेक्निक समझो जो केमिस्ट्री में समझानी चाहिए। ये तो मैंने एक जर्नल एग्जाम्पल ले दिया, लेकिन अगर मुझे कोई कहे सर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताओ, आप ये मत बताओ कहानियां बता के। कहानियों से समझ में तो आता है, लेकिन हमें रियलिटी में बताइए क्या हो रहा होगा, है ना? केमिस्ट्री के बेसिस पर, यानी साइंस के बेसिस पर बताइए। कोई कहानी मत सुनाइए ऋतिक रोशन की, मैंने तो धूम 2 देखी ही नहीं है। अब ऐसे बच्चों के लिए क्या करें भाई? अब ऐसे बच्चों के लिए समझो, ध्यान से देखना। Al में, ठीक है, Al में प्रोटॉन कितने? 13, इलेक्ट्रॉन कितने? 13। हाँ या ना? सही है या नहीं? Al+1 में क्या हुआ होगा बोलो? प्रोटॉन तो 13 ही रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे? 12। सॉरी, इलेक्ट्रॉन, हाँ 12। Al+2 में क्या हुआ होगा बोलो? प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 11। और Al+3 में क्या हुआ होगा बच्चों बोलो? प्रोटॉन 13 और इलेक्ट्रॉन 10।
हाँ या ना? क्या इसमें आपको कोई बात कट रही है तो काट के बताओ। क्या ये बात समझ में आई? तो जब देखो आपको मैंने बताया था, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो है, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। P/E को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। याद है कि नहीं? तो पहले केस में न्यूक्लियर चार्ज क्या बनाओगे? Al से Al+1 बना 13/12। दूसरे केस में Al+1 से क्या बना? Al+2। न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ बोलो? 13/11। तीसरे केस में Al+2 से क्या बना? Al+3। क्या हुआ बताओ रेशियो? 13/10। ये आंसर में देखें, डिवाइडिंग फैक्टर सब में क्या है? इसमें बड़ा, इसमें छोटा, इसमें छोटा। यानी कि ऊपर के नंबर तो सेम है, नीचे लगातार कम हो रहा है। डिवाइड अगर कम से लगाओ तो आंसर ज्यादा आएगा, कम आएगा? ज्यादा आएगा। तो सबसे बड़ा आंसर यहां पे आएगा। तो ये सबसे बड़ा आंसर किसका है? I3। सबसे छोटा आंसर यहां पे आएगा, ये क्या है? I1। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज कब है? जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। और मैंने बताया था न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है? मुश्किल। तो हम साफ देख रहे हैं I3 केस में न्यूक्लियर चार्ज 13/10 सबसे बड़ा है, और I1 के केस में 13/12 न्यूक्लियर चार्ज सबसे छोटा है। तो इसका मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालते समय न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल मुश्किल और मुश्किल होता जाएगा। इसके साथ हमने सीखा कि I1 छोटी है, I2 बड़ी है और I3 सबसे बड़ी है ना? ये टॉपिक है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव मीन्स लगातार इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो सबसे बड़ी कौन सी आई प्यारे बच्चों? बोलो I3, फिर I2, फिर I1। इसको समझाने की कितनी टेक्निक दी? 2। एक तो ऋतिक रोशन वाली, धूम पिक्चर वाली, चोरी करने वाली, और एक टेक्निक बताई न्यूक्लियर चार्ज वाली। ये केमिस्ट्री की टेक्निक है, ये समझाने के लिए जर्नल टेक्निक है। उम्मीद है दोनों टेक्निक समझ में आई होंगी। जिससे भी समझ जाए रिजल्ट यही निकलेगा कि I3 सबसे बड़ी है और I1 सबसे छोटी है। तो आज हमने सीखा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आज हमने सीखा वेरिएशन उसका ग्रुप में कैसे होता है, उसका वेरिएशन पीरियड में कैसे होता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब कल के लिए हम पे टॉपिक जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं कि हम आपको सिखाएं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और क्या सिखाएं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इससे पहले एक बात और भी है कि मैं आपको इसमें एक टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी में भी बच रहा है, वो है फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। वो चीजें जो आयोनाइजेशन एनर्जी पर असर डालती हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर असर डालने वाली चीजें कहलाती हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कल के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी से, फिर उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लास्ट आएगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आयोनाइजेशन एनर्जी अल्ट्रा क्लियर हुई हो तो कॉम्प्लीमेंट दें, उत्साहवर्धन करें। कोई गलती लगी हो तो जरूर बताएं जिससे हम सुधार करें, और कोई डाउट्स हो तो व्हाट्सएप पे डालें, जरूर बताए जाएंगे। सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे एट होम, रिमेन हेल्दी। ओके प्यारे बच्चों, बाय।